Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. We are going to discuss about the topic of classification of constitutions by Aristotle, जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझाया जाएगा. प्लीज कॉन्सेंट्रेट टू अंडरस्टैंड. ओके, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले एरिस्टोटल, ये यहाँ पे देख रहे हैं एरिस्टोटल. एरिस्टोटल कौन है? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है वो अच्छे से जानते हैं. एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. बट बिफोर दैट एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट डिसिपल ऑफ प्लेटो. डिसिपल मीन्स क्या होता है? स्टूडेंट्स. एरिस्टोटल जो थे प्लेटो के सबसे महान स्टूडेंट थे. ठीक है, इन्हें फर्स्ट प्रैग्मेटिक थिंकर का टाइटल दिया जाता है. प्रैग्मेटिक थिंकर व्हाई? बिकॉज ही बिलीव ओनली इन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक एविडेंस. वो इन्हीं चीजों पर बिलीव करते हैं और इन्हीं चीजों के बेसिस पे अपने थ्योरीज एंड थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड फर्स्ट प्रैग्मेटिक थिंकर. एरिस्टोटल फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स माने जाते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था. उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है. 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था. उसको स्टडी करने के बाद अपना कंक्लूजन दिया था कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस या पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट गलत होते हैं और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट सही होते हैं. ठीक है, तो कंपैरिजन के थ्रू हम लोग सही हमेशा कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ये भी एरिस्टोटल ने ही कहा था. दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अच्छा, तो नेक्स्ट है हम लोग जॉइन प्लेटोज एकेडमी एट द एज ऑफ 17 इन ईयर 367 बीसी. उन्होंने क्या किया? प्लेटो, ऊपर हम लोग पढ़े ना, प्लेटो के डिसिपल यानी कि स्टूडेंट थे. तो स्टूडेंट कैसे बने? प्लेटो का अपना एक स्कूल था जो उन्होंने फाउंड किया था, जो उन्होंने बनाया था. उस स्कूल का नाम था एकेडमी. इसी एकेडमी को ज्वाइन किया था एरिस्टोटल ने. और जहां प्लेटो पढ़ाया करते थे इसलिए वो प्लेटो के स्टूडेंट बने. तो उन्होंने प्लेटो के एकेडमी को कब ज्वाइन किया था? 17 ईयर्स के थे तभी से. उसके बाद उन्होंने फिलिप, जो उस वक्त का राजा था, फिलिप के 13 ईयर ओल्ड सन जो बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट बना, उनको पढ़ाया. यानी एरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे. जिस तरह प्लेटो ने अपने एकेडमी के थ्रू पढ़ाना चाहा, लोगों का वेलफेयर करना चाहा, उसी तरह एरिस्टोटल ने भी अपने एक स्कूल को बनाया जिसे हम लोग लीसियम स्कूल के नाम से जानते हैं. एथेंस में वो बनाया. कब बनाया? 335 बीसी में. ठीक है, तो इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ क्या बोल रहा है? आफ्टर प्लेटो, प्लेटो के बाद, प्लेटो बहुत बड़े आइडियल फिलोसोफर माने जाते हैं. ठीक है, एरिस्टोटल इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट थिंकर. एरिस्टोटल को सबसे महान स्कॉलर या थिंकर माना जाता है और पॉलिटिकल साइंस के रियल फाउंडर भी एरिस्टोटल ही माने जाते हैं. ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट. उन्होंने टोटल ग्रीक सिटी स्टेट के 158 कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया, डीपली स्टडी किया एंड गेव अस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ गवर्नमेंट इन हिस्ट्री. और उन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिफाई करके उन्हें अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके बताया हमें कि किस तरह की सरकार बनाई जाएगी, किस तरह की स्टेट बनाई जाएगी तो पब्लिक का भला हो सकता है, और ऐसे कौन कौन से स्टेट या गवर्नमेंट होते हैं जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद का फायदा बनाते हैं. ठीक है, तो ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन को. ए कॉन्स्टिट्यूशन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस. एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रूल बुक के तौर पर मान सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी रहने सहने का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि यहाँ आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. तो ये रूल बुक के तरह ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके थ्रू पॉलिटिकल ऑफिसेस कैसे होंगे वो ऑर्गेनाइज किया जाता है. हर एक स्टेट में पॉलिटिकल ऑफिसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड द वे पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर एक पोस्ट को क्रिएट करने के बाद उनके दरमियान पावर का बंटवारा किया जाता है. जैसे आज के जमाने में है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये सब क्या है? डिवाइड किया गया है, पोस्ट बनाया गया है, तो वो हो गया पॉलिटिकल ऑफिसेस. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होता है वो सब. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवाइड करता है सबके दरमियान में पावर. तो इस तरह एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट डिटरमाइंस सॉवरेनिटी. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक जरिया है, एक तरीका है जिसके थ्रू सॉवरेनिटी यानी कि पॉलिटिकल पावर, सुप्रीम पावर को डिवाइड किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल ऑफिसेस में एंड रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ स्टेट. और कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि एक स्टेट किस मकसद के तहत बनाया गया है. तो इन शॉर्ट एंड सिंपल क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक की तरह होता है. इसी रूल बुक के अकॉर्डिंग, इसी के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिटिकल पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पोस्ट के थ्रू, पॉलिटिकल पोस्ट के बेस्ड पर पावर को डिवाइड किया जाता है और यही लोग मिलकर हमारे स्टेट को चलाते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, तो अब देखते हैं आगे. आगे क्या कह रहे हैं? एरिस्टोटल डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशंस इनटू टू कैटेगरीज. आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा. तो एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद उसे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया. पहला क्या है?
आइडियल और ट्रू कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस मींस गवर्नमेंट का सिंबल मान सकते हैं यानी गवर्नमेंट। और दूसरा ब्रॉड टाइप क्या है, परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस, परवर्टेड को रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं यानी गलत। ठीक है, आइडियल और ट्रू कॉन्स्टिट्यूशंस या गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट होंगे वेयर रूलर्स गवर्न फॉर द कॉमन गुड, जहां रूलर्स क्या होगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस या रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस या गवर्नमेंट उसको बोलेंगे वेयर रूलर्स गवर्न फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, जहां रूलर्स गवर्न तो करते हैं, हुकूमत तो चलाते हैं, राज्य तो संभालते हैं, लेकिन अपने खुद के फायदे के लिए, ना कि जनता के फायदे के लिए। ओके, और इसको फिर सब टाइप्स देखते हैं। तो करेक्ट कैटेगरी में जो आइडियल और ट्रू कॉन्स्टिट्यूशंस की कैटेगरी में 3 टाइप को रखा गया है, और डेविएंट यानी रॉन्ग और परवर्टेड कैटेगरी में भी 3 टाइप को रखा गया है। तो इसको समझते हैं। पहला टाइप है किंगशिप एंड टायरनी। किंगशिप को करेक्ट कैटेगरी में रखा गया है और टायरनी को रॉन्ग कैटेगरी में रखा गया है। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है, दोनों में एक रूलर होते हैं। ठीक है, दोनों में रूलर यानी किंग जो होता है वो एक होता है, लेकिन किंगशिप का जो राजा होता है वो जनता का वेलफेयर सोचता है, जनता की भलाई सोचता है। और टायरनी में जो राजा होता है यानी यहाँ वन रूलर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। नेक्स्ट जो टाइप है एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों में कॉमन सिमिलैरिटी क्या है, फ्यू रूलर्स यानी एक ग्रुप मिलकर क्या करते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट में रूल करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एरिस्टोक्रेसी में जो ग्रुप मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं उनका काम होता है लोगों का, पब्लिक का देखभाल करना, उनके फायदे के लिए काम करना। लेकिन ओलिगार्की में क्या होता है, वही ग्रुप अपने फायदे के लिए काम करेंगे, बस पब्लिक को नुकसान पहुंचाएंगे, पब्लिक का फायदा उठाएंगे, जैसे भी उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट है पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। पॉलिटी और डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, एक नहीं बल्कि मेनी रूलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर राज्य को चलाते हैं। लेकिन दोनों देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन एरिस्टोटल ने दोनों में डिफरेंस बताया है। पॉलिटी मींस होता है मिडिल क्लास लोगों की हुकूमत, और डेमोक्रेसी मींस होता है, डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल मोबोक्रेसी वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब एरिस्टोटल समझाते हैं कि भीड़ तंत्र होती है, यानी बस इसमें लोगों की भीड़ को वोटिंग राइट तो दे दिया जाता है, लेकिन असल में उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। डेमोक्रेसी भी ओलिगार्की से कम नहीं होता है, यहाँ भी वोटिंग राइट देने के बावजूद कुछ लोगों का ही रूल चलता है जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं और जनता के फायदे के लिए कभी कभी काम करके उनको बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को डेविएंट फॉर्म में रखा है यानी रॉन्ग फॉर्म में रखा है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। क्या है पहला टाइप, जैसे कि बताया किंगशिप एंड टायरेनी, यहाँ इमेज में देख सकते हैं। टायरेनी को हिटलर भी, मतलब हिटलर जैसा रूल किया था, डिक्टेटर जो होते हैं वो भी टायरेनी के ही कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ व्हेन वन वर्चुअस रूलर गवर्न्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, वर्चुअस मींस होता है वाइज, जो बहुत सारी टैलेंट और स्किल और खूबियां रखता हो, तो उनको वर्चुअस रूलर बोलते हैं। जब एक रूलर क्या करता है, सबके फायदे के लिए काम कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट किस तरह की हुई, किंगशिप। बट इफ अ रूलर गवर्न्स ओनली फॉर पर्सनल गेन, लेकिन वही रूलर जब सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए गवर्नमेंट को चला रहा होता है, इट बिकम्स टायरेनी। तो वो किस तरह की सरकार बन जाती है, टायरेनी बन जाती है, जुल्म करने वाली सरकार बन जाती है। एरिस्टोटल ने इसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है, सबसे बेकार गवर्नमेंट कहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की। यहाँ देखेंगे एरिस्टोक्रेसी ये है और ये क्या है, ओलिगार्की है। अब क्या है डिफरेंस, इफ अ फ्यू वाइज एंड वर्चुअस मैन, कुछ अकलमंद लोग, कुछ खूबी रखने वाले लोग क्या करते हैं, रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, इट इज एरिस्टोक्रेसी। तो ये क्या हो जाता है, एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पे देखो, यहाँ जो अकलमंद लोग हैं, लोगों की, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, तो वो एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एरिस्टोक्रेटिक। बट व्हेन पावर गोज टू द वेल्दी फ्यू, अब यहीं पे पावर क्या हो गया, देखो पैसे वालों के पास चला गया पावर, तो उनसे वो क्या होगा, हु रूल फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, वो पहले खुद के फायदे के बारे में सोचेंगे, जनता उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही एरिस्टोक्रेटिक, यही फ्यू लोगों की गवर्नमेंट टर्न हो जाती है, वो बदल जाती है ओलिगार्की में। तो यहाँ आई होप कि क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जब कुछ अकलमंद लोग और खूबी रखने वाले लोग जनता की भलाई के लिए काम करें, तो वो एरिस्टोक्रेसी हुआ। और जब कुछ वेल्दी बिजनेसमैन लोग, लोगों के हाथों में पावर चला जाता है, तो वो अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ओलिगार्की हो जाता है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है, यहाँ देखेंगे मिडिल क्लास असेंबली, और यहाँ केओटिक मोब यानी कि हंगामा मचाने वाले। डेमोक्रेसी में यही होता है ना, प्रोटेस्ट होते रहता है, सरकार पहले वादा करके आती है, फिर वादा पूरा नहीं करती है, फिर जनता प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को केओटिक मोब बोलता है, यानी वहां हमेशा भीड़ क्या रहती है, शोर मचाते रहती है। तो एरिस्टोटल्स थर्ड फॉर्म ऑफ इज पॉलिटी, थर्ड फॉर्म के बारे में बता रहा है, पॉलिटी के बारे में, एक गवर्नमेंट ऑफ द मिडिल क्लास। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर पॉलिटी बनाई जाएगी ना, जिसमें मिडिल क्लास को पूरा रूल संभालने का काम दिया जाएगा, दैट बैलेंसेस रिच एंड पुअर, वो क्या करेगा, हमारे स्टेट में रिच और पुअर के बीच में एक बैलेंस बनाए रखेगा, ना ही अमीरों को बहुत फायदा पहुंचाएगा, ना ही गरीबों को बहुत फायदा पहुंचाएगा, बस एक बैलेंस बनाकर रखेगा। कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की, इसमें क्या होंगे, डेमोक्रेसी की कुछ खूबियां होंगी कि लोगों को डिसाइड करने का राइट होगा, और ओलिगार्की की कुछ खूबियां होंगी कि इसमें क्या होंगे, बहुत
बहुत गरीब लोग नहीं है, मतलब ऐसे लोग हैं जो खुद को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बट वेन मेजोरिटी रूल्स इग्नोर्स जस्टिस एंड डिसेंट्स इनटू लॉलेसनेस, लेकिन वही जब मेजोरिटी रूल हो जाए, ठीक है, मेजोरिटी के वोट से जब रूलिंग शुरू होता है तो उससे जस्टिस कहीं गुम हो जाता है और लॉ की वैल्यू भी खत्म हो जाती है, इट बिकम्स डेमोक्रेसी। तो उस तरह की सरकार कैसी हो जाती है? डेमोक्रेसी। अब उसमें आए दिन अपनी हक की लड़ाई करो और प्रोटेस्ट करो, तो यहाँ इस तरह डिफरेंस है। तो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जो एरिस्टोटल ने समझाया है। तो एरिस्टोटल क्या यहाँ बोल रहे हैं, उनका खुद का ओपिनियन क्या है, वो तो टाइप्स बता दिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मोनार्की या किंगशिप जो होता है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, बट नॉट अ प्रैक्टिकल वन। यानी किंगशिप फॉलो किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो करना का मतलब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो किंगशिप भी एक राजा बहुत दिनों तक अच्छा नहीं बन सकता, वो भी करप्शन का शिकार हो जाएगा और कुछ ना कुछ चीज का लालच उसे बिगाड़ देता है, ठीक है। पॉलिटी इज द रूल ऑफ मिडिल क्लास विद एवरेज प्रॉपर्टी एंड एवरेज विजडम। पॉलिटी क्या होगा? एक मिडिल क्लास का रूल होगा, जो एरिस्टोटल का फेवरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ एवरेज प्रॉपर्टी रखने वाले लोग और एवरेज विजडम रखने वाले लोग क्या होंगे? रूल करेंगे, इसमें कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी इज द गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब होता है कि बैलेंस बनाना। पॉलिटी क्या होगा? एक बैलेंस बनाकर रखेगा, ना ही गवर्नमेंट को ओलिगार्किक होने देगा, ना यानी ना ही दौलतमंद लोगों के हाथों में पावर को जाने देगा, और ना ही गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी होने देगा, यानी ना ही बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि गरीबों में पावर का बंटवारा होने देगा। मतलब उन लोगों को डेमोक्रेसी में, सिंपल एरिस्टोटल ये समझाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर उनके हाथों में होता है जिनको यूज करना ही नहीं आता है, तो उनके हाथों में पावर देकर क्या फायदा। और हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वोटिंग राइट सबको दिया गया है, लेकिन वोटिंग राइट को यूज करना कुछ लोगों को ही आता है, सबको नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? फॉर्मली जाते हैं, वोट देकर चले आते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी बस एक नाम का पावर दिया जाता है जनता को, लेकिन असल में कोई फायदा नहीं होता है। टू हिम डेमोक्रेसी इज मोबोक्रेसी। एरिस्टोटल बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है? मोबोक्रेसी एक भीड़ तंत्र होता है, भीड़ लोगों की हुकूमत होती है। एंड पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पॉलिटी सबसे अच्छा होता है, उससे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें 3 पार्ट होना चाहिए। एक डेलिबरेटिव बॉडी जहां डिस्कशन किया जा सके, जिसे लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाएगा। एक ऑफिशियल और मैजिस्ट्रेट होंगे जो उस डिस्कशन को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाएगा। और एक जुडिशियल बॉडी होगा, जुडिशियरी, जो कानून तोड़ने वालों को सजा देने का काम करेगा। तो एज अ होल कंक्लूजन हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिस्टोटल कंसीडर्ड पॉलिटी द बेस्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट। ये क्या होता है? बेस्ट इसलिए बोला है एरिस्टोटल ने क्योंकि इसमें कोई एक्सट्रीम लेवल का, कोई एकदम बहुत ज्यादा अमीर बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अकलमंद कोई बहुत ज्यादा बेवकूफ भी नहीं रहेगा, बस सब कुछ बैलेंस में होगा। गिव्स इंपॉर्टेंस टू लॉ, इससे लोग क्या करेंगे? लॉ और रीजन दोनों को ही इंपॉर्टेंस देंगे। एंड इंश्योर स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग वेल्थ एंड नंबर, और इस तरह ये गवर्नमेंट टिकाऊ भी बना रहेगा क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं होगा और कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रहेंगे, बस एक बैलेंस बनाकर चला जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ये जो अभी 5th सेमेस्टर में उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और बाकी किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी टॉपिक को समझने के दौरान, तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस डाउट को डालेंगे, उसका आंसर किया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।